स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। मैं दिलदार हुसैन आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। आज जो आधुनिक भारत का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, इसका पहला पार्ट अभी अपलोड हो चुका होगा, आप लोग देखे होंगे तो मज़ा आया होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अभी मज़ेदार वीडियो हिस्ट्री का दूसरा हम लेके आए हैं, सेकंड पार्ट है हिस्ट्री का। अब हम यहाँ पे स्पेशली कुछ कंपनियों को देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम। यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम आज मुख्य रूप से देखेंगे पुर्तगाल, क्योंकि इसका एक जो बेसिक चीज था हमने उसको देख चुके हैं। तो पुर्तगाल को हम देखेंगे कि पुर्तगाल के लोग जो हैं सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, कैसे आए, क्या हुआ, इसके बारे में, वो रास्ता कैसे आए, कैसे पहुंचे, क्या खोज थी, क्यों आए। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि यूरोप के लोग भारत में क्यों आए, तो इसका जवाब आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है। क्यों आए? क्योंकि जो पुर्तगाल यूरोप था वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने के वजह से वहां ठंडक ज्यादा पड़ती है, और ठंडक ज्यादा होने की वजह से वो लोग जो है गर्म चीजों को, गर्म मसालों को ढूंढते हुए पूर्वी देश भारत में आए, और भारत में वो मसाले के व्यापार बहुत ही भयंकर रूप से किया, और बहुत अच्छा उनका जो है प्रॉफिट मिला जाके वहां पे। तो उन्होंने यहां पर फिर आना शुरू किया क्रमवाइज। तो देखते हैं कि पुर्तगाली नाविक भारत की जो जलीय मार्ग की खोज की वो वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आता है। कहां आता है? तो कालीकट बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे। तो कालीकट बंदरगाह पे कौन आते हैं? वास्को डी गामा। वहां पे इस समय कालीकट कहां पे है? केरला में। केरला के उस समय राजा कौन थे? राजा जमोरिन। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो किसने किया था? वहां के राजा जमोरिन ने। किसने किया था? वहां के राजा जमोरिन ने। अच्छा, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत क्यों किया? क्यों हम विदेशी आदमी का, जिसका हमारा कोई ना चीन है ना परिचय, भाई हम उसका स्वागत क्यों करेंगे? तो क्यों करेंगे, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि इस समय अगर देखेंगे तो यहाँ पे सल्तनत काल और फिर मुगल जब आते हैं, अरबी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो राजा जमोरिन थे, इनको जो है इनके मनचाहा मुताबिक इनको टैक्स ना देते थे, जिसकी वजह से ये उन दोनों में अनबन नहीं थी, लोगों में बैठती नहीं थी दोनों में, और ना बैठने की वजह से ये भारत के लोगों से, भारतीय जो ऑलरेडी जो यहाँ पे अरबी और सल्तनत काल चल रही थी, इन सब लोगों से नाराज थे। तो पता चल रहा भैया कोई और आ रहा है, तो इनको थोड़ा राहत मिली, क्योंकि अब कोई और आया है तो हम इससे अपनी दोस्ती करेंगे और इससे देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जमोरिन ने वास्को डी गामा को स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इन्होंने इजाजत दी कि आप जाइए, घूमिए, हमारी टेरिटरी में घूमिए, बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस भैया हमको टैक्स देते रहना। उसके बाद क्या करते हैं, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जमोरिन से इजाजत लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको, मिलते हैं, इनका स्वागत होता है। भव्य स्वागत होने के बाद ये क्या करते हैं, घूमते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब मसाला लेकर जाते हैं यहाँ से, तो मसाला लेकर जाके यूरोप में अपने बेचते हैं। तो बेचने के बाद इनका जो कुल खर्चा आया अभी रास्ते में, यानी पुर्तगाल से चलने के लिए, वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए कालीकट बंदरगाह पे, और फिर रिटर्न जब पुर्तगाल गए यूरोप में, तो जितना खर्चा है इनके रास्ते में, वो माल जाके मसाला जब बेचे, वहां काली मिर्च और इस प्रसिद्ध जो सारी चीजें ले गए वहां पर और उसको बेचे, तो बेचने के बाद इनको लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? यानी खर्चा काटने के बाद 60 गुना मुनाफा हुआ। और यहां पर इनको जो भेजे थे वास्को डी गामा को, वो वहां के पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस, इनको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है।
प्रिंस हेनरी के नाम से भी इन्हें जाना, प्रिंस हेनरी। और कभी कभी इनका क्वेश्चन नाम से पूछा जाता है नेविगेटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रिंस हेनरी को जाना जाता है। प्रिंस हेनरी ने ही वास्को डी गामा का पूरा खर्चा उठाया था कि आप जाइए पूरब में और व्यापार करिए, रास्ते की खोज करिए भारत में। और उसके बाद जब पूरा खर्चा काटने के बाद 60 गुना मुनाफा हुआ, यूरोप में बहुत तेजी से ये चीज बढ़ा कि कोई पूरब में देश भारत है, वहां की मसाले इतने कामगर हैं कि हम लोग उसको खाएं, चिकन या मटन बना के खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वहां के लोगों की रुचि बढ़ी कहां, भारत की तरफ आने के लिए। तो भारत में वास्को डी गामा 1498 कालीकट बंदरगाह पे आते हैं, वहां पे इनका स्वागत करते हैं। दूसरा जो पुर्तगाली नाविक आता है, ये तो पहले थे, अब दूसरा जो पुर्तगाली नाविक आएगा वो कौन है? पेड्रो अल्ब्रेस। पेड्रो अल्ब्रेस कब आते हैं? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज आते हैं, बढ़िया सेना वोना लेके आते हैं। क्यों सेना लेके आते हैं? क्योंकि जब वास्को डी गामा रास्ते में जा रहा था तो इसको कुछ जो है लोगों ने इसके साथ छेड़खानी की, क्योंकि ये जो है अभी जाएगा यूरोप में तो पूरे यूरोप में हलचल हो जाएगी। उधर कोई देश भारत है, वहां पे अच्छी खासी जो है मसाले मिलते हैं जो हमारे यहाँ बड़े कामगर हैं। तो यहाँ पे पेड्रो अल्ब्रेज पूरी 1500 में जब आता है तो सेना के साथ आता है। चले देखेंगे कौन है समुद्र में, हिंद महासागर में हमको रोकने वाला, हमारे वास्को डी गामा को रोका है, देखते हैं कौन है। तो ये आता है और फिर पुनः वास्को डी गामा दोबारा आते हैं। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः आते हैं और 1503 ईस्वी में ये लोग अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाते हैं। कहां पे? कोचीन में। कहां पे बनाते हैं? कोचीन में। ये लोग पहला अपनी व्यापारिक कोठी, कौन सी कोठी? व्यापारिक कोठी। व्यापारिक कोठी कहां बनाते हैं? कोचीन में। 1503 में कोठी बना लिए। कोठी क्यों बनाए? क्योंकि भैया जब यहाँ पे रुक के बिजनेस करना है तो जो सामान लेंगे उसको रखने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए हमें। तो इन्होंने क्या किया? अपनी कोठी बनाई, सामान को एकत्रित किए, उसके बाद फिर भेजना शुरू किए। तो ये यहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन लोगों ने क्या किया? कोठी बना ली। वास्को डी गामा, कभी कभी सवाल आता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। अब देखेंगे कि यहां पर इन्होंने कोठी बना ली। अब क्या हुआ कि जब यहां इन्होंने कोठी बना ली तो जहां यहाँ के जो प्रिंस हेनरी हैं, द नेविगेटर ने कहा कि भैया आप जाइए, आप लोग, अब हम ऐसा नहीं करते हैं, काम करते हैं, यहां से अपना हम गवर्नर भेजते हैं और भारत में गवर्नर भेजेंगे तो हमारा जो वायसराय जाएगा, अब हम कंपनी के हिसाब से वहां पर राज करेंगे। तो अब यहां पर सबसे पहले गवर्नर जो आते हैं, स्टार पॉइंट करके लिख रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आते हैं? 1505 में। ये कौन थे? प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर, प्रथम गवर्नर बनाकर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को वहां के राजकुमार ने भेजा। ये कब तक रहते हैं? 1509 ईस्वी तक। यानी ये आते हैं तो अब यहां पे कंपनी की तरफ से आए हैं, गवर्नर बन के आए हैं। और इनको अगर मोस्टली ऐसे पूछा जाता है कि पुर्तगाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भारत में, तो आप जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को लगा सकते हैं। मगर सवाल थोड़ा घुमा दे, अगर कह दे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में, तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को आप मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये आते हैं, इसके बाद जो आते हैं अल्बुकर्क साहब, वो करते हैं और उनको जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ऐसे पूछ रहा है कि संस्थापक पूछ रहा है तो आप ऑप्शन में अगर हाँ ये तो इनको लगा सकते हैं।
तो इन्होंने क्या किया कि ये गवर्नर के रूप में अल्मीडा आते हैं और आने के बाद ये क्या करते हैं कि ये शांत जल की नीति को अपनाते हैं। ये शांत जल नीति बनाते हैं। ये क्या होता है, इसको जो है ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कह सकते हो। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति इन्होंने अपनाई थी। ये क्या होता है, हिंद महासागर में आने का जो रास्ता है भारत में, तो हिंद महासागर अगर हम मैप में देखें तो यहां पर जब ये कालीकट बंदरगाह पे मैप हमारा अच्छा नहीं है, नक्शा नहीं बनता, बस समझने के लिए खाली बता रहे हैं। यहां पर तो ये सारा जल है, तो जल में यहां पे हिंद महासागर में कालीकट बंदरगाह, कोचीन, केरला यहीं पे पड़ता है। नक्शे में देखेंगे अगर भारत में, तो यहां पर ये क्या करते हैं, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, यहां पर सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं। किस लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि भैया अभी यूरोप से हम ही आए हैं, अभी और कोई आएगा तो हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा हमारे बिजनेस में, और रोड बनेगा, रोड़ा बनेगा, हमको परेशान करेगा। इसलिए क्या करते हैं, पहले सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं कि सागर को अपने हैंड में कर लो, अपने हाथ में कर लो, अपने मुट्ठी में कर लो, ताकि कोई आए हमको खबर मिले कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया किसने, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। और ये क्या करते हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद आते हैं, यहां तक चीजें समझ गए होंगे आप। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई थी, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। तो यहां पर हमने देखा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा क्या करते हैं, कुछ चीजें करके जाते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं, यहां पे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जब लास्ट में 9 में वापस जाते हैं, तो जब ये 9 में वापस जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि कुछ चीजों पर अपना अधिकार करके जाते हैं। जैसे गुजरात है, मिस्र है, टर्की है, यहां पर ये अपना अधिकार करके जाते हैं, सैन्य शक्ति को पराजित करके अपने अधिकार में कर लेते हैं। तो यहां पे गुजरात, टर्की, संयुक्त सेना को यहां पर मिस्र के सबको पराजित करते हैं और अपनी जो है कोठी अधिकार कर लेते हैं। तो अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके, कौन आते हैं वो, अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क कब आते हैं, 1509 में, यानी रहते कब तक है, यानी 1509 से 1515 तक, ठीक है। अल्बुकर्क आते हैं, ये क्या करते हैं, अभी ये थोड़ा बहुत ज्यादा काम करके जाते हैं इंडिया में, क्योंकि तभी इनको जो है, इनको जब अगला गवर्नर बना के भेजा गया तो ये क्या करते हैं कि ये जो है इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, अब वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। अगर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो अल्बुकर्क है। वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क है। अब ये और कौन से काम करके जाते हैं, ये गोवा को जो है अपने अधिकार में करते हैं। कैसे करते हैं, ये बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर देते हैं। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद गोवा पे अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन, अल्बुकर्क। यहां तक चीजें समझ में आई हुई। पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन बने, वास्तविक संस्थापक आपके अल्बुकर्क बने। ये आते हैं बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित करते हैं, पराजित करने के बाद गोवा को अपने अधिकार में कर लेते हैं। ये गोवा वही गोवा है जब कब जाके छूटता, यहाँ पे अधिकार हुआ और उसके बाद जाके ये अधिकार इस पे कब किया, 1510 ईस्वी में, 1510 में जाके किस पे अधिकार कर लिया, गोवा पे। ये वही गोवा है साथियों जो जाके
61 में, यानी हम 62 में चाइना से लड़े थे, एक साल पीछे आएंगे तो 61 में जाके इसको गोवा को आजाद करते हैं ये पुर्तगाली। बहुत आखिरी आए हैं, पहले जाएंगे सबसे बाद में, बहुत दिन तक ये रुकते हैं। अब क्या कहते हैं, गोवा पे अधिकार कर लिया। अब अल्बुकर्क ने एक काम जो किया, यहाँ की हिंदुस्तान में अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि यहाँ विवाह नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? विवाह नीति को अपनाया। किसने? अल्बुकर्क ने। विवाह नीति, विवाह नीति का मतलब होता है कि यहां पर एक काम तो इसने अच्छा किया, भारतीय दृष्टि से इसने अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क ने एक काम बहुत अच्छा किया। वो काम क्या था कि इसने सती प्रथा पे अपना काम किया और सती प्रथा को इसने रोका। क्यों रोका? उसके पीछे रीजन था, इसके पीछे इसी का फायदा था। क्यों रोका? क्योंकि ये चाहता था, विवाह नीति का मतलब होता है कि पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना और अपने कल्चर को बढ़ाना, यानी ईसाई धर्म को फैलाना मेन मकसद था। अब भैया पुर्तगाल के कहां के लोग भैया हमसे रिश्ता जोड़ने का काम आए हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, चलिए बिजनेस करने का हमने आपका स्वागत किया, ठीक है आइए रहिए बिजनेस करिए जाइए। अब आप क्या कर रहे हैं? हमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। अरे बाप, बहुत मानसिकता लेकर आया यहाँ पे अल्बुकर्क ने। पूरी तरीके से क्या कर दिया है, हमारे जो है धार्मिक रूप से देखा जाए या सामाजिक रूप से देखा है, हर जगह ये क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। हमारी जो है, अगर यहाँ पे सती प्रथा पे इसने रोक लगाई तो उसके पीछे भी इसी का फायदा है। क्या फायदा है कि अपने सैनिकों को या अपने लोगों को ये कह रहा कि जो यहाँ की सती प्रथा थी उसके हिसाब से कहा कि आप घबराइए मत, आप ऐसे नहीं हो सकते, आप हमारे लोगों से शादी विवाह करिए, ये सती प्रथा गलत है, आप ऐसे नहीं रह सकते। तो इसने क्या किया, विवाह नीति अपनाई और भारत के कल्चर में हस्तक्षेप किया, यानी ईसाई धर्म को फैलाना। ठीक है, ईसाई धर्म को फैलाना। अब इसमें क्या होता है कि जो है यहां पर और अपनी राजधानी जो बनाता है ये, यानी राजधानी कोचीन, कोचीन को ये अपनी राजधानी बनाता है। यहां तक मुख्य पॉइंट जो जुड़े हैं आपने समझ गए होंगे कि इससे पहले कौन आए थे, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आए थे, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर गुजरात, टर्की, मिस्र जैसे जगहों को अपने अधीन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं, कब आते हैं, 1509 ईस्वी में आते हैं। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को ये पराजित करते हैं। उसके बाद गोवा पे अपना अधिकार करते हैं और गोवा पे अधिकार करने के बाद 1510 में अधिकार करते हैं और उसके बाद कोचीन को अपनी राजधानी बनाते हैं। विवाह नीति को बनाते हैं भारत में और भारतीय महिला से और पुर्तगाली लोगों से विवाह का प्रस्ताव करते हैं और यहाँ के कल्चर में अपना कल्चर मिलाते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि तब हमें, जब ये लोग हमारे हो जाएंगे, हमारा इनका रिश्ता हो जाएगा, तब ये हमको यहां से खदेड़ेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, हम लोग तो इनके रिश्तेदार हो जाएंगे। तो ये नीति थी इसकी और इसी नीति से इसने ऐसा किया था। उसके बाद इसने कुछ और चीजें की थी, जैसे 1510 में इसने गोवा को लिया था। उसके बाद 1511 में इसने जो है मलक्को या मलक्का पे अपना अधिकार किया। 1518 में इसने एक जगह और जो है पर अधिकार किया, उसका नाम था हरमुज, कहीं कहीं हुरमुज भी लिखा रहता है, तो हरमुज। ठीक है, यानी 1510 में गोवा पे, 1511 पे मलक्का, 1518 पे हरमुज पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1515 तक ये 1518 में इसने किया था, मगर 1515 तक ही रहा। इसके बाद जो आते हैं अब उनको हम देखते हैं। इसके बाद अब अगले जो आएंगे गवर्नर, वो कौन है, यहां तक यहां पे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे कोचीन को अपनी राजधानी, 1511 में मलक्का को इसने अपनी अधीन किया 1500। अब इसके बाद अगले गवर्नर कौन से आएंगे, अगले गवर्नर आएंगे नीनो डी कुन्हा। कौन से गवर्नर आएंगे, अगले गवर्नर, यानी अभी तक कितने आए थे, वास्को डी गामा, पेड्रो अल्बेस, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्बुकर्क। अब आ रहे हैं कौन, नीनो डी कुन्हा। कौन है अब, नीनो डी
कुन्हा। अब ये आते हैं 1529 में, यानी रहते हैं 1529 से 1538। नीनो डी कुन्हा अगले गवर्नर बन के आते हैं पुर्तगाल के, और यह आते हैं तो क्या करते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी राजधानी कोचीन से हटाकर कहां ले जाते हैं, गोवा। कौन से गोवा? वही गोवा जिसको अभी अल्बुकर्क ने जीतकर यहां से गए हैं। तो गोवा अपनी ये राजधानी बनाते हैं, कौन? नीनो डी कुन्हा राजधानी बनाते हैं। ये कुछ गांव को और अपने अधीन करते हैं, जैसे सतगांव को अपने अधीन करते हैं ये सतगांव, और कुछ जगहों को अपने अधीन करते हैं। तो नीनो डी कुन्हा आते हैं, गोवा को राजधानी बनाते हैं, और पुर्तगाली साम्राज्य के हिसाब से इन्होंने कुछ बहुत सारे सुधार किए थे, और अपने जो है पुर्तगालियों के हिसाब से अपने फैक्ट्रियां जो है कई चीज बनाई, कई जगह अधिकार कर लिए। उसके बाद अब हम थोड़ा देखते हैं, ये 1961 में ये जाते हैं यहां से, ये वही गोवा है जहां पर 1961 में ये छोड़ते हैं इसको। इसके बाद अब हम देखेंगे थोड़ा किसके बारे में। तो हमने देखा यहां तक कि जो नीनो डी कुन्हा थे उन्होंने क्या क्या किया। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों से भारत में कुछ चीजें हमको सीखने की मिली। जैसे पुर्तगालियों से बेसिकली हमको क्या मिले, जो सीख मिले कुछ खेत से फसलों के बारे में, जैसे हमको मिले जैसे तंबाकू, पपीता, गन्ना, पेंटिंग प्रेस, मुख्य रूप से पेंटिंग प्रेस, ये सारी चीजें हम भारतीय इस खेती से इनके ज्यादा नहीं जानकारी हमें थी, मगर ये जो है पुर्तगालियों की देन है, तो हम इसको जो है अच्छे से जान गए। तो तंबाकू, पपीता, गन्ना, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो अनानास, ये सारी खेती जो है हमें किससे सीखने को मिली, ये हमें पुर्तगालियों ने देकर गए। आलू, तो सारी चीजें हमको ये पुर्तगाली देकर गए, जो हम अच्छे तरीके से इससे वाकिफ हुए और हम लोगों ने इसकी खेती बढ़िया शुरू की। तो अब आते हैं थोड़ा हम डचों के बारे में देख लेते हैं। डच जो थे वो मेनली जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये दो डच थे, ये मेनली कहां के थे? नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। तो ये आते हैं भारत कब आते हैं? ये 1595। अब भारत में 1595 डच आते हैं। दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, पहले नंबर के खिलाड़ी को हम निपटा चुके हैं, कौन थे? पुर्तगाली। दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन है? डच। 1595 ईस्वी में कहां आते हैं? भारत में आते हैं। कौन आते हैं? कार्नेलियस हाउटमैन डच की तरफ से आते हैं, और ये अपनी इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। ये अपने जो है कंपनियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं। फैक्ट्रियां सबसे पहले इन्होंने अपनी 1605 ईस्वी में कहा? मसूली, कहीं कहीं मछलीपट्टम लिखा रहता है, मसूलीपट्टम में इन्हें अपनी बनाई 1605 ईस्वी में। उसके बाद इनका जो मुख्य व्यापार था भारत के हिसाब से कर देखें तो भारत से इन्होंने सबसे जो मुख्य रूप से इनका व्यापार था, इनका था सूती वस्त्र का। या किसका था? वस्त्र का, वस्त्रों का था। क्योंकि ये मसाला पे जोर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं?
क्योंकि भारत आने से पहले इंडोनेशिया से अपना मसाले का व्यापार मुख्य रूप से वहां से चल रहा था इनका। तो इंडोनेशिया से अपने मसाले का बिजनेस कर रहे थे। जहां पुर्तगालियों ने जाके यूरोप में भारतीय मसालों के बारे में प्रसार किया, वहीं पर ये डच जो है जाते हैं तो भारतीय वस्त्रों को और कपड़ों का जो है वहां पे महत्ता देते हैं। तो इनका मुख्य रूप से भारत से जो व्यापार था वो वस्त्रों का था और इंडोनेशिया से इनका मसालों का व्यापार था। तो यहां पर हम देखें तो मुख्य रूप से भारत में डचों का व्यापार जो था वस्त्र का था। ये क्या होता है, ये अपनी बहुत सारी और फैक्ट्रियां बनाते हैं, कालीकट में और पुलिकट में, पिपली में, कासिम बाजार में। तो कई इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, दुर्ग बनाए। उसके बाद ये अंततः अंग्रेजों से इनकी भिड़ंत होती है और एक भिड़ंत होती है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में जिसको बेदारा के नाम से या बेदरा के नाम से ये एक युद्ध होता है डचों और अंग्रेजों के मध्य। किसके मध्य? डचों और अंग्रेजों के मध्य। डचों और अंग्रेजों के बीच में 1759 में बेदरा युद्ध होता है। इसको आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से कि बेदर्दी से किसको मारा? डचों को। किसने मारा? अंग्रेजों ने। कब मारा? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जो है डचों को पराजित होना पड़ता है। और इसी युद्ध के बाद 1759 में डच जो है अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाते हैं। तो ये कुछ बातें डचों के संबंधित। इनकी जो कुछ फैक्ट्रियां थी वो आप जान चुके हैं, करिकाल और पिपली। तो पिपली सब जान गए आप। इनका दुर्ग था और ये थी पुर्तगाल और डच की कहानी आज तक। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो चीजें हुई होंगी। तो एक वीडियो और चलेगा इसका। उसके बाद आपको हम भारतीय रूप में लेके चलेंगे बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। एक वीडियो इसका और आएगा। ये सेकंड पार्ट था आज पुर्तगाली, मुख्य रूप से पुर्तगाली और डचों का ये पूरा लेक्चर था। अगले वीडियो में आपको आएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में बताएंगे। तो आज यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। मजा आया होगा, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीजें अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो चीज समझ में ना आई हो, डाउट आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।